तो दोस्तों आज हो गया 6 जनवरी 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके। चलिए आप खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अलग अलग शहरों में जैन समुदाय द्वारा जारी विरोध को देखते हुए केंद्र ने गुरुवार को धार्मिक स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने समेत शिखर जी से संबंधित पारसनाथ पहाड़ी पर सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी और झारखंड सरकार को इसकी शुचिता अक्षुण्ण रखने के लिए तत्काल सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साल 2024 के आम चुनावों से पहले इसी साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में विजय के हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही भाजपा ने राज्य चुनाव के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में चुनावी योजना और चुनावी सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। साथ ही भाजपा शासित राज्यों से रिपोर्ट कार्ड भी मांगी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों के नाम की सूची जारी कर दी है। इन सदस्यों को साल 2027 तक दिल्ली नगर निगम में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि वीके सक्सेना के इस फैसले के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर इसका विरोध भी किया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेटर भी लिखा है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज उद्योगपतियों से कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने की राह यूपी से होकर गुजरती है। आप सब यूपी आइए और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां यूपी में संभावनाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को देश के उद्योग जगत को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है उसकी राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को यूपी में निवेश को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ की हालत देखकर कोई उद्योगपति या व्यापारी निवेश करने नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद मुंबई में उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए मनाने गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि उसकी सरकार में अब तक कितनी पूंजी निवेश हुआ और कहां-कहां फैक्ट्रियां लगी। बिहार में पछुआ में आई तेजी से राज्य में कनकनी का प्रसार बढ़ा है। इससे अधिकतम तापमान के साथ ही अब न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक सुबह में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य में कई जगहों पर शीतलहर या शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। मौसम की ताज़ा स्थिति को देखते हुए राज्य के उत्तर पूर्व के 6 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी गई है। हल्द्वानी में मकान टूटने के डर से सड़कों पर धरना दे रहे हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट से खबर आते ही हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर रेलवे की 29 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए असम के बाहर से आए सभी शिक्षकों को समय समय पर पास के पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। इसको लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत में कहीं भी काम करने, रहने और बसने का मौलिक अधिकार है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि असम कोई विदेश नहीं है जहां भारतीयों को आपसे अनुमति लेनी पड़े। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में बाहर से पत्थर फेंके जाने के कारण हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 डिब्बों की खिड़कियों के शीशे मंगलवार को क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी से डॉन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार को इसी तरह की घटना का सामना करना पड़ा जब पथराव के कारण एक कोच के दरवाजे पर लगे कांच में दरार आ गई थी। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में डीएमके के 2 नेता सस्पेंड। नए साल में सीएम स्टालिन का सख्त एक्शन। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि इन दोनों ने डीएमके की जनसभा के दौरान चेन्नई पुलिस के एक सिपाही को परेशान किया था। माना जा रहा है कि डीएमके ने इस एक्शन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के बीच मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है।
इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग चार्ल्स ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के संबंध में बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय समुदाय की भूमिका की भी तारीफ की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने सीमा मुद्दों पर भारत के साथ हुए समझौतों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ड्रैगन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल नहीं रखने को लेकर समझौता हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें जिला अधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि हर तरह के धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क और नाले जैसे विकास कार्यों के बजाय लव जिहाद पर फोकस करने की सलाह दी है। कटील ने सोमवार को बेंगलुरु में बूथ विजय अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों पर बातचीत न करें। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो आपको बीजेपी की जरूरत है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे 120 किलोमीटर तक पैदल चलेंगी। मंगलवार की सुबह गाजियाबाद से यूपी में प्रवेश कर चुकी राहुल गांधी की यात्रा 3 दिनों में यूपी के 3 जिलों को कवर करेगी। गाजियाबाद से यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला भी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। जैन समाज को मिला असदुद्दीन ओवैसी का साथ। आखिर क्यों जैन समाज के लोगों ने ओवैसी को कहा धन्यवाद? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज जैन समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने एमआईएम पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। आपको बता दें कि झारखंड में जैन तीर्थ स्थल श्री समेश शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने के फैसले की मुखालफत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया गया। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन समाज के तीर्थ स्थल समेश शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि हम इस जैन समुदाय के विरोध का समर्थन करते हैं और झारखंड सरकार को इस फैसले को रद्द करना चाहिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही भाजपा के लिए नई सियासी चुनौतियां भी सामने आ गई है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में एक राज्य खोकर साल का अंत देखने वाली भाजपा को पहली चुनावी जंग कर्नाटक में लड़नी होगी। यहाँ मई में चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नवंबर में होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना 55 साल पुराना सपना पूरा किया है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का घर माने जाने वाले चार मीनार इलाके में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली बार अपना दफ्तर खोला है।